पश्चिम बंगाल का चुनाव अभी समाप्त नहीं हुआ है और अभी जब मैं बात कर रहा हूं आपसे तो आज फिर से पश्चिम बंगाल के अंदर वोटिंग हो रही है। फिर से पश्चिम बंगाल के अंदर एक तरफ वोटिंग हो रही है और अभी अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर टीएमसी और बीजेपी की याचिकाओं को लेकर के सुनवाई हुई है। और क्यों आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मामला पलटा, इस पर बात करेंगे। सुनवाई के अंदर 2 जजों की बेंच थी और सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों की बेंच ने ममता बनर्जी और बीजेपी के मामले को लेकर के क्या कुछ कहा है और उसका क्या असर पड़ेगा, उस पर डिटेल में बात करेंगे। अभी वोटिंग हो रही है, उस वोटिंग में किस तरीके का रुझान दिखाई दे रहा है, कैसे वहां पर लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए, क्योंकि यहां पर हिंसा, गड़बड़ी, इनकी शिकायतों की वजह से दोबारा से वोटिंग हो रही है। तो अभी फिलहाल वहां पर माहौल कैसा है उस पर बात करेंगे। और बात इस पर भी होनी चाहिए कि शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के एकमात्र सबसे बड़ा चेहरा शुभेंदु अधिकारी क्यों हाथ जोड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक एक करके पर दर पर कई सारी खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं ताजा तस्वीर दिखाता हूं। ये ताजा तस्वीर देखिए, पश्चिम बंगाल में आज फिर से वोटिंग हो रही है, फिर से वोट डाले जा रहे हैं और ये वहां की तस्वीर निकल करके सामने आई है। पश्चिम बंगाल के अंदर लोग अभी भी, महिलाएं, माताएं, बहनें बड़ी संख्या में अभी भी वोट डालने के लिए सड़कों पर इस वक्त में दिखाई दे रही है। और अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज की वोटिंग वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाएगी या आज फिर से कुछ न कुछ ऐसा होगा कि इस वोटिंग को टाला जाए। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आंकड़े जो हमारे पास में अभी फिलहाल आ रहे हैं सामने, 9 बजे तक सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 9 बजे तक जो वोटिंग हुई है वो 16% और 15% की वोटिंग हो चुकी है। मगराट पश्चिम में 16% से ज़्यादा की वोटिंग हो चुकी है 9 बजे तक, और डायमंड हार्बर के अंदर 15% से ज़्यादा की वोटिंग हो चुकी है और 11 बजे तक ये वोटिंग तकरीबन 40% के आसपास पहुंच चुकी है। तो कुल मिलाकर के यूं कहिए कि आज भी उसी तरीके का जोश और खरोश दिखाई दे रहा है जैसे पहली बार जब वोट डाला था तब दिखाई दे रहा था। आज भी उसी तरह का जोश और खरोश दिखाई दे रहा है। आज भी किसी तरीके से कोई कमी नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि किस तरीके से जो चुनाव आगे बढ़ रहा है। शुभेंदु अधिकारी को जरा एक बार आप सुनिए, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। बॉडी लैंग्वेज पर गौर कीजिए, हाथ नीचे ही नहीं कर रहे हैं, हाथ ही जोड़ करके खड़े हुए शुभेंदु अधिकारी आखिरकार क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या इनको समझ में आ रहा है, बॉडी लैंग्वेज इनकी क्या कहती है, और इसमें प्लस और माइनस आप गौर करके सुनिए और उसके बाद में बात करते हैं। शांति विराज करे, सब अच्छा रहे। चुनाव हो गया है, काउंटिंग में सब लोग को आना चाहिए। जनता जिसको जनादेश दे दिया उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बंगाल बार बार पुष्पल वायलेंस हुआ 2021 में, इस बार सबको शांति रखना चाहिए। जो तीखी नोकझोंक चुनाव के दौरान हो गया है उसको खत्म हो जाना चाहिए। कोई नेता के ऊपर नहीं चोट होता। हम लोग का, मेरा पास सीआरपीएफ सिक्योरिटी है, ममता जी का पास 1-1.5 हजार राज्य सुरक्षा बल है, सब है, लेकिन हम लोग को तो कुछ नहीं होता। बुलेट प्रूफ कार है, आम जनता को नुकसान पहुंचाता है, आम कार्यकर्ता का ऊपर आघात होता है। कृपा करके बंगाल में शांति बनाए रखे। जनता जनादेश दे दिया है, उसको अच्छा तरीके से करने दीजिए। और इलेक्शन कमीशन और केंद्रीय सुरक्षा बल, राज्य पुलिस, कलकत्ता पुलिस, सबका साथ कोऑपरेशन करना हर कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी जो सुनवाई हुई है उसमें एक अहम टिप्पणी की है, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले एक बार मैं आपको फटाफट शुभेंदु अधिकारी ने जो कुछ कहा है वो आपको बता देता हूं। शुभेंदु अधिकारी दरअसल यहां पर कह रहे हैं कि भैया चुनाव हो गया है, अब शांति रखिए, हम सबके पास में तो बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, बाकी जो कार्यकर्ता है उसके लिए आप सोचिए, ये करिए वो करिए। अब 2 बातें हैं यहां पर, या तो उनको आभास हो गया हो कि ममता बनर्जी नहीं जा रही है, उनकी खुद की अपनी इंटेलिजेंस जो उनको सरकारी सूत्रों से जो खबरें मिल रही होंगी उसके अनुसार उनको आभास हो गया हो कि ममता बनर्जी नहीं जा रही है और अब ममता बनर्जी से पंगा लेने का कोई फायदा नहीं है, 5 साल ये और रहेंगे और इतने में
नरेंद्र मोदी साहब वहां से चले जाएंगे और यहां फिर पश्चिम बंगाल के अंदर बचाने वाला कोई नहीं है। पश्चिम बंगाल में वैसे भी जो राजनीति होती है वो बड़ी खतरनाक तरीके की होती है। पिछली बार बीजेपी ने खूब हवा बनाई थी पश्चिम बंगाल के अंदर, और जितने नेता थे वो एक एक करके भागने लगे, छोड़ छोड़ करके जाने लगे। बाबुल सुप्रियो चले गए थे, तो ये तमाम नेता जो चले गए उस तरफ, और उसके बाद में जो वापस आए तो वापस आकर के उन्होंने जो है वो एक तरीके से आप यूँ कहिए कि मुंडन कराया, मुंडन करवा करके और उसके बाद में अपने आप को गंगा जल छिड़क करके शुद्ध करके, और तब उसके बाद में वो वापस टीएमसी में जाते हुए दिखाई दिए। तो या तो वजह ये हो सकती है कि शुभेंदु अधिकारी को साफ तौर पर दिखाई दे रहा हो कि भैया मामला निपट चुका है और अब कोई फायदा नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि उनको इस बात का आश्वासन मिल चुका हो कि सरकार बीजेपी की बना रही है और अब थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाइए ताकि मुख्यमंत्री कुर्सी किसी और के पास न चली जाए। संभवतः ये भी हो सकता है, और इसीलिए वो बड़प्पन, बड़ा नेता, उस तरह के संकेत जो दिखाई दे रहे हों, उस तरह के संकेत वो दे रहे हों। लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव इतना हलवा नहीं है कि कोई उसको आएगा और उठा करके खा जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है उसको गौर से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की केंद्र सरकार और पीएसयू कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर बनाने के फैसले से जुड़ी आपत्ति खारिज कर दी है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जोयमाला बागसी की बेंच ने कहा कि 13 अप्रैल 2026 को चुनाव आयोग की तरफ से जारी सर्कुलर ही लागू रहेगा, अलग से कोई आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। बेंच ने कहा कि यहां एक गलतफहमी है, यह मानना सही नहीं है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारी अलग अलग तरह के होते हैं। दरअसल दोनों ही सरकारी कर्मचारी होते हैं। जस्टिस बागची ने कहा कि दोनों काउंटिंग सुपरवाइजर और असिस्टेंट केंद्र सरकार के अधिकारी होते हैं। अगर ऐसा सर्कुलर में साफ लिखा है, या दोनों अधिकारी जो सरकार अगर केंद्र सरकार के होते हैं, अगर ऐसा सर्कुलर में साफ भी लिखा होता तब भी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि नियम कहते हैं कि केंद्र या राज्य सरकार किसी भी सरकार के अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। सिर्फ एक ही समूह के, जैसे केवल केंद्र सरकार के अधिकारियों का चयन करना भी गलत नहीं है। यहां अनुपात वाली बात कहां से आ रही है? टीएमसी की तरफ से कपिल सिब्बल ने दलील रखी थी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कपिल सिब्बल ने दलील रखी। कपिल सिब्बल ने कहा कि हम चाहते हैं कि साहब केंद्र सरकार के भी अधिकारी हों, राज्य सरकार के भी अधिकारी हों, ताकि एक बैलेंस बना रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां तो अगर एक तरफा सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के अधिकारी हों तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कमाल की बात है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर सिर्फ और सिर्फ केंद्र के अधिकारी हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो हैं तो सरकारी अधिकारी, आपको उन पर विश्वास करना पड़ेगा। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से, जैसे से शुरुआत से ही धांधलियों की बात या जैसे से जो आरोप लगते रहे, ऐसे में अगर काउंटिंग के दौरान अगर सिर्फ केंद्र सरकार के अधिकारी या केंद्र सरकार के ज्यादा अधिकारियों का बोलबाला दिखाई देता है, तो क्या इसके बाद में अगर रिजल्ट कुछ ऊपर नीचे हुआ तो उसके बाद में सब कुछ सामान्य तौर पर ही चलेगा? ये संभालना वहां पर जितने भी अर्धसैनिक बल है उनकी जिम्मेदारी है। कहीं ऐसा ना हो कि इसको लेकर के कोई असंतोष फैल जाए। हालांकि ये सही है कि जो सरकारी अधिकारी है उसकी जो मंशा है, उसकी जो एक तरीके से आप ये कहिए कि उसकी जो ड्यूटी है, फर्ज है, कर्तव्य है, वो पर्टिकुलर किसी सरकारी अधिकारी के तरफ, किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ नहीं, बल्कि उसकी जो ड्यूटी है वो भारत सरकार, भारत के संविधान के प्रति है। अब देखिए इस पर कपिल सिब्बल ने क्या कहा। कपिल सिब्बल ने कहा कि मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ के पत्र में कहा गया है कि मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। यह सीधे तौर पर राज्य सरकार पर उंगली उठाने जैसा है। अगर ऐसी आशंका है तो कोई ठोस डेटा होना चाहिए। हर बूथ के लिए यहां आशंका कहां से आई है, यह जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई है? अगर केंद्र सरकार के अधिकारियों को लगाया जा रहा है तो हमें पहले से क्यों नहीं बताया गया?
यहां पर कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार के ऊपर जब आप उंगली उठाते हैं और जब आप ये कहते हैं कि मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है, तो आपको इसके पीछे डेटा देना चाहिए। आपको बताना चाहिए कि आखिरकार किस तरीके से राज्य सरकार वो गड़बड़ी करना चाहती है। आप जो बात कह रहे हैं उसके पीछे आपके तर्क क्या है, ये कपिल सिब्बल ने जो है कहा। और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस प्रावधान को दोबारा से पढ़ते हैं। यदि हम मान लें कि काउंटिंग सुपरवाइजर और सहायक केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रावधान में स्पष्ट है कि इनकी नियुक्ति राज्य या केंद्र किसी भी पूल से की जा सकती है। यानी जो सरकारी अधिकारी वहां पर नियुक्त है वो कहीं से भी लिए जा सकते हैं। जब कहीं से भी लिए जा सकते हैं तो फिर इसमें केंद्र सरकार और पीएसयू के अधिकारियों का ही एक तरीके से कंपलसरी करना वो कहां से उचित है? ये कमाल की बात है। कपिल सिब्बल ने कहा कि हर टेबल पर एक केंद्रीय कर्मचारी की अनिवार्यता से चुनाव आयोग की मंशा समझ में नहीं आती है। यानी हर टेबल पर आप ये फिक्स कर रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारी होगा ही होगा। इससे चुनाव आयोग क्या कहना चाहते हैं? यानी जहां पर गिनती हो रही है वहां पर एक केंद्र सरकार का आदमी जरूर होना चाहिए। ये जो है वो अनिवार्यता, यानी ये कंपल्सन, ये क्या है? और इसके बाद में कपिल सिब्बल ने इससे जुड़े हुए 4 मुद्दे उठाए। पहला, 13 अप्रैल को जिला चुनाव अधिकारियों को, डीईओ को नोटिस जारी किया गया, लेकिन हमें इसकी जानकारी 29 तारीख को मिली। दूसरा, उन्हें पहले से ही आशंका है कि हर बूथ पर गड़बड़ी होगी। सवाल यह है कि यह अंदाजा या जानकारी कहां से मिली है? यह बेहद चौंकाने वाली बात है। तीसरा मुद्दा यह है कि पहले से हर टेबल पर केंद्र सरकार का एक अधिकारी माइक्रो ऑब्जर्वर मौजूद है, ऐसे में फिर यह एक और केंद्रीय अधिकारी की जरूरत क्यों पड़ी? चौथा मुद्दा यह है कि सर्कुलर में यह भी लिखा है कि एक राज्य सरकार का अधिकारी होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार के प्रतिनिधि को नियुक्त क्यों नहीं किया जा रहा है? कुल मिलाकर के मसला यह है कि जिस तरीके से केंद्र के अधिकारियों को कंपलसरी कर दिया गया है कि हर टेबल के ऊपर जहां जहां पर गिनती होगी, हर एक मेज पर जहां पर ईवीएम मशीन खुलेगी, वहां पर केंद्र सरकार का अधिकारी मौजूद रहेगा ही रहेगा। ये कंपलसरी कर दिया गया है। अब अगर आपकी जो नियत है या आपको जो लगता है कि कुछ गड़बड़ी राज्य सरकार के लोग कर रहे हैं, तो इसको लेकर के डाटा दीजिए। अगर इसको लेकर के आपके पास में कोई डाटा नहीं है तो आप जबरन ऐसी चीज क्यों थोप रहे हैं और आप जबरन राज्य की सरकार को क्यों बदनाम कर रहे हैं? राज्य के लोगों को या राज्य कर्मचारियों को क्यों बदनाम कर रहे हैं? यह सवाल जो कपिल सिब्बल ने उठाया। अब इस पर चुनाव आयोग के सीनियर एडवोकेट डीएस नायडू, उन्होंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर राज्य सरकार के कैडर का अधिकारी है। रिटर्निंग ऑफिसर के पास में पूरी जिम्मेदारी और अधिकार होता है। हर उम्मीदवार के पास में अपना अपना काउंटिंग एजेंट भी होता है जो पूरी प्रक्रिया पर नजर रखता है। इसीलिए किसी भी गड़बड़ी की जो आशंका जताई जा रही है वो गलत है और बेबुनियाद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां एक गलतफहमी है। यह मानना सही नहीं है कि राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी अलग अलग तरह के होते हैं। दरअसल दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं। जस्टिस बागची ने कहा कि दोनों काउंटिंग सुपरवाइजर और असिस्टेंट केंद्र सरकार के भी अधिकारी हो सकते हैं। अगर ऐसा सर्कुलर में साफ लिखा भी होता तब भी इसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि नियम कहते हैं कि केंद्र या राज्य किसी भी सरकार के अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। सिर्फ एक समूह जैसे केंद्र सरकार के अधिकारियों का चयन करना भी गलत नहीं है। यहां पर अनुपात वाली बात कहां से आ गई? यानी वही बात फिर से कि भैया अगर ऊपर के दोनों अफसर अगर वो भी केंद्र के ही हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ऑर्डर 13 अप्रैल 2026 को चुनाव आयोग की तरफ से जो जारी किया गया था उसको ही फिर से जो वो अभी प्रभाव में रखा जाएगा, यानी वही लागू रहेगा और अलग से आदेश की कोई जरूरत नहीं है, ये कहा गया है। तो कुल मिलाकर के अभी ये जो मामला है ये इतना हल्का दिखाई नहीं दे रहा है और इंतजार इस बात का करना चाहिए कि अब इसमें किस तरीके से टीएमसी की तरफ से जो है वो आगे प्रतिक्रिया दिखाई देती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए इसको खारिज कर दिया है। आज मतदान जो आज हो रहा है, 2 दिन बाद में सोमवार को मतगणना होगी, काउंटिंग होगी, गिनती होगी और तब पता चलेगा कि साहब बंगाल में इस बार ममता बनर्जी फिर से या इस बार बीजेपी का खाता खुल रहा है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो थैंक्स बटन का प्रयोग करके आर्थिक तौर पर मुझे मदद भी जरूर करिए। शुक्रिया, थैंक यू।